नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परिष्कार वर्ड में आप सबका स्वागत है। और मैं महेंद्र यादव ऑनलाइन क्लासेज लेके फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कंप्यूटर साइंस के हम एमसीक्यू देख रहे हैं सीईटी एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे पहले भी अपने काफी क्वेश्चंस देख लें, आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों से अपन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। और इन इकाइयों की बात हमने पहले ही कर ली है कि हमारी जो इकाई है वो कहाँ से शुरू होती है, बिट से शुरू होती है और एंड होती है कहाँ, हमारी जाके जियो पे बाइट पर जाके क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है। ठीक है बात। तो देखो गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या बाइट, इन सब चारों ऑप्शनों में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो आपको पता है कि पहले है बाइट, बाइट के बाद में इन चारों के अंदर देखें तो बाइट से बड़ी क्या होती है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी होती है गीगाबाइट और गीगाबाइट से बड़ी क्या होती है टेराबाइट। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी आंसर अपना एग्जैक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, ट्रैक की क्षमता मापी जाती है। आपको पता है हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क को हम दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं हम किसमें, ट्रैक में, और दूसरा होता है सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर में क्या होता है, डेटा का स्टोर होता है, डेटा यहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। और जो ट्रैक का जो मापन होता है वो किस में होता है, हमेशा टीपीआई के अंदर। और टीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, ट्रैक पर इंच। टीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, ट्रैक पर इंच। ठीक है। तो क्लियर आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, कैश मेमोरी किन दो के बीच में कार्य करती है। जो कैश मेमोरी का जो डायग्राम मैंने आपको पहले भी बना रखा है, देखो सीपीयू, सीपीयू के बाद में कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद रैम, और रैम के बाद में सेकेंडरी मेमोरी, या जिसको आप क्या कहते हो एचडी, हार्ड डिस्क। ठीक है। तो हमारे को प्रश्न पूछा है कि जो कैश मेमोरी है वो किन दो कंपोनेंट के बीच में कार्य करती है। तो दो कंपोनेंट कौन से हमारे पास, सीपीयू और रैम के बीच में ये कार्य करती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम। ठीक है, रैम क्या है यहाँ पे, अपनी रैम होती है अपने पास यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी या परमानेंटली मेमोरी, जो डेटा को क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करके रखती है। और आपको मैंने पहले कह रखा है जो अपने पास रैम है वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है। उसके बाद एस रैम भी क्या है, वोलेटाइल है। डी रैम भी क्या है, वोलेटाइल है। जबकि रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो क्या होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है या परमानेंटली मेमोरी होती है डाटा को स्टोर करने की दृष्टि से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, वोलेटाइल मेमोरी होती है, पी रोम होती है, एचडीडी होती है, ईपी रोम होती है या कैश मेमोरी होती है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल है। एचडीडी सेकेंडरी मेमोरी थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव भी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी क्या है, नॉन वोलेटाइल। जबकि कैश मेमोरी क्या है हमारे पास, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन से पहले देखिए आप, पीएसआई का बैच चल रहा है सोमवार से परिष्कार के अंदर, जो प्लस आपको जीके प्लस हिंदी का एक सेपरेट बैच मिलेगा। नए बैच प्रारंभ है सोमवार से। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। 126, ऑप्टिकल डिस्क निम्न में से कौन सी है। सीडी, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। और हमारे से क्या पूछा है, ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है प्रकाशीय डिस्क।
तो सीडी भी होती है, बीआरडी भी होती है, डीवीडी भी होती है। तो आंसर क्या होगा अपना? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 127, ट्रैक और सेक्टर में डाटा को रीड एवं राइट करने में लगने वाला समय। देखो, हार्ड डिस्क के समय को हम 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। एक होता है हमारे पास, पहला होता है लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम। एक होता है हमारे पास सिक टाइम, और तीसरा होता है एक्सेस टाइम। ठीक है, तीसरा होता है एक्सेस टाइम। सिक टाइम, एक्सेस टाइम, लेटेंसी टाइम, ये हार्ड डिस्क की 3 समय अवधि होती है। लेटेंसी टाइम में क्या होता है? सीपीयू का हार्ड डिस्क तक पहुंचना या इंफॉर्मेशन के लिए हार्ड डिस्क तक जाना, वो होता है लेटेंसी। सिक टाइम क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर से डेटा को रीड एंड राइट कर लेना, वो होता है सिक टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? इन दोनों का योग, वो क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। हमसे प्रश्न में पूछा है ट्रैक और सेक्टर से डेटा को रीड और राइट करने में लगने वाला समय हमारा क्या कहलाता है? सिक टाइम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 128, SCSI से तात्पर्य क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है ना, देखो पहला है स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, नहीं होता है, गलत है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये होता है SCSI। ठीक है ना, ये क्या होता है? हार्ड डिस्क को लगाने के पोर्ट होते हैं अपने पास। ठीक है, जैसे हम हार्ड डिस्क को कैसे लगाते हैं? एक तो पाटा में लगाते हैं, एक साटा में लगाते हैं, एक लगाते हैं SCSI में। तो SCSI क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। पाटा क्या होता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और साटा क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 129, RISC का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपके लिए। तो RISC का पूरा नाम क्या होता है? रिमोट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये बिल्कुल 100% रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 130, CISC का पूरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद डिप्टी जेलर के हिंदी प्लस जीके के सेपरेट बैच मिलेंगे आपको परिष्कार के अंदर, नए बैच आपको सोमवार को मिलेंगे। PSI का भी बैच हिंदी प्लस जीके का सेपरेट बैच आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 131, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो इस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? बायोस के नाम से जानते हैं, और बायोस का ही नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से ही हम इसको जानते हैं। देखो यहाँ पे ALU दे रखा है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और यहाँ CPU दे रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 132, पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, या कंप्यूटर क्या करता है? अपने कार्यों को पोस्ट करता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसी को चेक करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। और पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। CMOS का पूरा नाम क्या होता है? तो COM का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या होगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूरा नाम होता है। SMPSI का पूरा नाम क्या होता है? SMPS का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मोड पावर सप्लाई, नहीं। ठीक है ना, उसके बाद भी देखो स्विच मोड पावर सप्लाई, जी बिल्कुल, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 135, OSI का फुल फॉर्म क्या है? OSI की फुल फॉर्म ओपन स्मॉल इंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, या ओपन सिस्टम इंटरलिंक है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का पूरा नाम होता है। आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के भी शिक्षक के बैच मिलेंगे आपको, शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के, पेपर फर्स्ट और सभी विषय मिलेंगे सोमवार को नए बैच आपके। उसके बाद 136, एप्लीकेशन लेयर में कौन सी सर्विस प्रदान की जाती है? प्रोसेस टू प्रोसेस भी की जाती है और एंड टू एंड भी की जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका? A एंड B
बोथ, दोनों उपयुक्त सही है। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे आपके पास मैसेज आता है ना कि ओटीपी एक नंबर होता है, 6 डिजिट का एक नंबर आता है आपके पास में, वो आप बताते हो। तो ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है ये आपका, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन 138, SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्वेश्चन 139, कंट्रोल प्लस शिफ्ट किस प्रकार की है? एक मॉडिफायर की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। क्लियर है? 140, MS एक्सेल 2010 की एक वर्ड शीट में कितने रो और कॉलम हो सकते हैं? MS वर्ड 2010, देखो आप समझना, 2003 और 2007 के बाद, या आप ऐसे कर लो, और आफ्टर और बिफोर। ठीक है, तो हमारे को देखो प्रश्न में क्या पूछा है, 2010 दिया है यहाँ पे MS एक्सेल। MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं? तो यहाँ पे 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए उनमें रो और कॉलम की जो संख्या है, तो रो की जो संख्या होगी वो तो कितनी होगी हमारे पास, 10, 48, 576, और कॉलम कितने होंगे, 16,384 ये कॉलम होंगे अपने पास। ठीक है ना? इससे पहले 2003 या 2003 से पहले कितनी, 65, 536, ये तो क्या थी अपने पास, रो, और कॉलम कितने थे आपके पास, 256। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ए। 2010 और 10 के बाद जितने भी वर्जन आए MS ऑफिस के, उन सब में रो और कॉलम की संख्या कितनी होगी? रो की संख्या तो कितनी होगी, 10,48,576, और कॉलम कितने होंगे, 16,384। इसके बाद परिष्कार में नए बैच मिलेंगे आपको सोमवार को, CET पटवार और LDC के भी आपको नए बैच मिलेंगे। क्वेश्चन 141, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? बाय डिफॉल्ट आपको पता है कितनी वर्कशीट होती है, 3 वर्कशीट होती है बाय डिफॉल्ट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये MS एक्सेल 2007 या 7 के बाद में जितने भी वर्जन आए उनमें हमारे पास जो सीट की संख्या होती है बाय डिफॉल्ट वो कितनी होती है, 3, और 7 से पहले जितने भी वर्जन आए उनमें बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 1। क्वेश्चन 142, एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर वर्ण हो सकते हैं? तो कितने वर्ण हो सकते हैं, 32,767 वर्ण हो सकते हैं एक सेल के अंदर। और सेल का निर्माण किससे मिलकर होता है, रो और कॉलम से मिलकर क्या होता है, एक सेल बनती है जिसका एक यूनिक, एक परमानेंटली एड्रेस होता है। क्वेश्चन 143, MS एक्सेल 2013 के फाइल एक्सटेंशन होता है, MS एक्सेल 2013 का फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? 2003 और बिफोर, इससे पहले जितने भी वर्जन आए MS एक्सेल के उनका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .xls, और 2007 और आफ्टर, इसके बाद जितने भी वर्जन आए उनका एक्सटेंशन होता है .xlsx। यहाँ पे x क्या होता है, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 144, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉन्ट की न्यूनतम और अधिकतम साइज कितनी होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर न्यूनतम और अधिकतम, तो मिनिमम फॉन्ट की साइज कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैक्सिमम तो होती है 409 और मिनिमम कितनी होती है, 1 पॉइंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 145, किसी वर्कशीट में सेल को मर्ज और सेंटर करने का कमांड कौन से टैब में उपस्थित होती है? किसी वर्कशीट में सेल को मर्ज और सेंटर करने की कमांड है वो कौन से टैब में उपस्थित होती है? होम टैब के अंदर उपस्थित होती है। उसके बाद CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के आपको नए बैच मिलेंगे परिष्कार में सोमवार से, और प्रिंटेड नोट्स परिष्कार का बैग और टेस्ट सीरीज में मिलेगी, ये फ्री मिलेगा आपको इसके साथ में। क्वेश्चन 146, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने कॉलम हो सकते हैं? एक्सेल 2010
एक वर्कशीट में क्या पूछ रहा है आपको, कॉलम की संख्या पूछ रहा है, और कॉलम कितने होंगे 16,384। ये अभी मैंने अपने चर्चा कर ली है इस क्वेश्चन के ऊपर। एमएस एक्सेल में किसी हेडर या फुटर में कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं? हेडर और फुटर में कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो आप? 255 कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो आप। एमएस एक्सेल के किसी हेडर और फुटर में कितने कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 255 कैरेक्टर आप पुट कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो। एमएस एक्सेल में जो की संशोधन एडिटिंग के काम में आती है, ठीक है, एमएस एक्सेल में जो की संशोधन या एडिटिंग के काम में आती है वह कौन सी होती है? F2। क्वेश्चन नंबर 149। एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है, और एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्यों होता है? नॉर्मल होता है। एक्सेल का डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। उसके बाद क्वेश्चन 150। एमएस एक्सेल में WT होता है, WT का पूरा नाम क्या होता है? वर्कशीट टाइटल कमांड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद रीट लेवल सेकंड के नए बैच प्रारंभ है आपके परिष्कार के अंदर, और आपको और भी नए बैच मिलेंगे आपको कब से? सोमवार से, रीट लेवल सेकंड के। क्वेश्चन 151। एमएस एक्सेल 2010 में किसी कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो एमएस एक्सेल में किसी कॉलम की डिफॉल्ट जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 8.43 पॉइंट, 8.43 पॉइंट होती है, या 8.43। क्वेश्चन 152। किसी सेल में यदि पावर, ये फंक्शन है एमएस एक्सेल में, जब भी आप किसी फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला से पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल पावर 4 और 3, इसका मतलब होता है 4 की पावर 3 बराबर आंसर कितना होगा? 64। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 153। फंक्शन फैक्ट 6 का परिणाम क्या होता है? तो ये फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 720। तो फैक्टोरियल 6 का आपका आंसर कितना होगा? 720। ट्रांसपोज विकल्प मौजूद होता है, ये किस में मौजूद होता है? हमेशा फॉर्मूला के अंदर मौजूद होता है ट्रांसपोज विकल्प, फॉर्मूला बार के अंदर। क्वेश्चन 155। एक वर्कशीट की सभी डेटा को चयनित करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं? सारे डेटा का चयन करने के लिए आप सेलेक्ट की का यूज करते हो, और सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करता है? Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। उसके साथ स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के नए बैच मिलेंगे परिष्कार में। सेकंड पेपर के रूप में आपको वाणिज्य का बैच मिलेगा, नए बैच है वो सोमवार को प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ ही हम आज की विदाई लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।